बिल्कुल एग्री. Today I'm going to cover the fifth module of meteorology. So let's get started with the fifth module. तो देखिए आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के बारे में. इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. देखिए इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है कंबाइनिंग द डिफरेंट मेथड. नाउ कंबाइनिंग द डिफरेंट मेथड इंटीग्रेशन का मतलब होता है. अब वाटर मैनेजमेंट के साथ ये लगा है तो कंबाइनिंग द डिफरेंट मेथड to manage the water without compromising with the सस्टेनेबल इकोसिस्टम. इसका मतलब होता है कि वो सारे मेथड्स जिससे जो है हमारे रिसोर्सेज को, हमारे इकोसिस्टम को जो है हार्म ना पहुँचे, उन सारे मेथड्स को जब इंटीग्रेट किया जाता है वाटर को मैनेज करने के लिए तो उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट. अब देखिए इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट जो कि ICR ने अप्रूव किया, बॉम्बे स्कीम ऑफ रिसर्च ऑन ड्राई फार्मिंग एंड सैंक्शन दी नेसेसरी फंड्स. तो ये किया गया आपका 1933 में. बॉम्बे स्कीम जो कि ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड थी. देखिए ड्राई फार्मिंग जहाँ पे जो है जो फार्मिंग की जाती है बेसिकली आपके रेन फेड फार्मिंग होती है. जो वहाँ पे वाटर के जो मेथड्स होते हैं वो जो है आपके रेन पे डिपेंड करे जाते हैं. मतलब इरिगेशन जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता. इरिगेशन के पर्टिकुलर मेथड जो है वहाँ पे जो है अप्लाई नहीं किए जाते. बेसिकली जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो रेन पे डिपेंड होती है. तो रेनफॉल वहाँ पे जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो वो होती है आपकी ड्राई फार्मिंग. अब देखिए जो ICR ने लेटर जो यही स्कीम थी उसे एक्सटेंड किया अदर जो एरियाज थे. मद्रास में किया. मद्रास में आपका 1934 में और आपके फिर हैदराबाद में और फिर पंजाब में 1935 में. तो इस तरह से जो है ICR ने ये स्कीम अदर रीजन्स में भी जो है इसे फॉलो किया, अदर रीजन्स में भी इसे इम्प्लीमेंट किया ड्राई फार्मिंग की. अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में है. 1954 में ये इस्टेब्लिश हुआ और ये है आपका उत्तराखंड में. तो देखिए ICR ने जो है ड्राईलैंड फार्मिंग के ऊपर, ड्राईलैंड रीजन के ऊपर जो है फोकस करके इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया ताकि जो ड्राई फार्मिंग वाले एरियाज़ हैं उनको जो है बेटर फैसिलिटीज़, बेटर अवेयरनेस जो है वहाँ पे दी जा सके. तो इसलिए जो है ICR कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहा है क्योंकि ड्राई फार्मिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है इंडिया में कवर करता है. हर स्टेट में जो है आपका वाटर जो है इतना इनफ सफिशिएंट नहीं है, इतना वेल नहीं है कि वो जो है इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट कर सके. तो वो जो है आपके रेन पे डिपेंड रहते हैं. तो इसके ऊपर जो है वर्क ICR कॉन्टीन्यूसली करता आ रहा है. तो उसने जो है आपका सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में इसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है स्टैब्लिश किया है. उसके बाद बात करते हैं. देखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है ड्राईलैंड फार्मिंग का जो कि आपका लॉन्च किया गया 1970 को जो है ये लॉन्च किया गया. इसका ईयर जो है आपको याद रखना ज़रूरी है. 1970 में ये लॉन्च हुआ है तो इसका ईयर याद रखिए. नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक. देखिए ICR सेट जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये जो है ड्राईलैंड फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए इसके अंदर जो है किए जा रहे हैं. तो ये जो है आपका हैदराबाद में है और ये आपका 1972 में इस्टेब्लिश किया गया है. तो इसका भी जो एयर है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है. हैदराबाद में है और 1972 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. यहाँ पे जो है आपके इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है ड्राईलैंड फार्मिंग के रिगार्डिंग और जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे हमने दो इंस्टीट्यूट, एक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला और एक इंटरनेशनल वाला, ये दो इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमने देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं. और एक जो आपका कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली जो ड्राईलैंड फार्मिंग को कवर कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग की. देखिए बेसिकली ड्राईलैंड फार्मिंग होता क्या है. देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पे जो क्रॉप्स इंटायरली जो है अंडर रेनफेड कंडीशन पे डिपेंड करती हैं. मतलब रेनफॉल पे डिपेंड करती है. जो एनुअल रेनफॉल होता है, जो वहाँ पे मीन रेनफॉल है उसके ऊपर जो है आपका ड्राईलैंड फार्मिंग
जो है डिपेंड करती है, उसे ही कहा जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग। अब देखिए फर्दर ड्राईलैंड फार्मिंग को 3 ग्रुप में जो है कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका ड्राई फार्मिंग, एक है ड्राईलैंड फार्मिंग और एक है रेनफेड फार्मिंग। अब देखिए जो तीनों जो ग्रुप किए गए हैं ये अकॉर्डिंग टू रेनफॉल किए गए हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना कितना रेनफॉल जो है जिस रीजन में उतना जितना एनुअल रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की। देखिए ड्राई फार्मिंग जो ड्राई एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है, एरिड रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है इट इज़ लेस देन 750 mm। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ड्राई फार्मिंग। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए कि एनुअल रेनफॉल जो होता है ड्राई फार्मिंग में कितना होता है, बिकॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन रेज होने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर आपको इसका आंसर पता है, राइट आंसर पता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती है एग्जाम में। तो इसका जो एनुअल रेनफॉल है वो है लेस देन 750 mm। अब देखिए जो यहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो क्रॉप का लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है, जो क्रॉप यहाँ पे सिलेक्ट की जाती हैं ग्रो करने के लिए, उनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो लेस देन 75 डेज, लेस देन 75 डेज या अप टू 75 डेज होता है। अब देखिए इसको याद कैसे आप रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको रेनफॉल बताया 750, लेस देन 750 mm, तो ग्रोथ पीरियड के लिए आप 0 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और 75 डेज, लेस देन 75 डेज या अप टू 75 डेज ही उसका जो है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है ड्राई फार्मिंग का। तो इससे जो है आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम, जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं वो जो है ऑफन क्रॉप फेलियर होता है ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वाटर स्ट्रेस के कारण, मतलब वाटर डिफिशिएंसी के कारण यहाँ पे जो है आपको क्रॉप फेलियर यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलेगा। और प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल के कारण जो यहाँ पे क्रॉप फेलियर जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस की जाती है वो जो है वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की। अब देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग जो है आपकी सेमी एरिड रीजन में जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। अब यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो आपका है ग्रेटर देन 750 mm, ग्रेटर देन 750 mm का जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है। और यहाँ का जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप का वो आपका ग्रेटर देन 75 डेज टू 120 डेज। अब देखिए एग्जाम में आपको एग्जैक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ड्राईलैंड फार्मिंग का जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप का वो कितना होता है, वो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये दिया हो सकता है कि ग्रेटर देन 75 डेज, तो वो भी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 75 डेज टू 120 डेज जो है इसके बीच का जो है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है। तो 75 टू 120 डेज, तो कहीं पे जो है ग्रेटर देन 75 डेज भी आपको मिलेगा, 120 डेज हो सकता है मेंशन ना हो। तो ड्राईलैंड फार्मिंग का एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 750 mm और जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है वो भी जो है आपका ग्रेटर देन 75 डेज टू 120 डेज। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम है, क्रॉप फेलियर की प्रॉब्लम यहाँ पे भी जो है फेस की जाती है, बट लेस देन ड्राई फार्मिंग, लेस फ्रिक्वेंट होती है ड्राई फार्मिंग से। और यहाँ पे जो है आपका जो ड्रेनेज है वो एडुकेट ड्रेनेज प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे फॉलो की जाती हैं और वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। जो क्रॉप्स यहाँ पे सिलेक्ट की जाती हैं वो जो है जिन पे जो है सॉइल मॉइस्चर की जो है रिक्वायरमेंट जिनके लिए कम हो, जिनका जो ग्रोइंग पीरियड हो वो 75 डेज से 120 डेज तक जो है आपका कंप्लीट हो जाए, जो कि ड्रॉट के लिए रेजिस्टेबल हो, उन सारी क्रॉप्स को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो ये था आपका ड्राईलैंड फार्मिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रेन फेड फार्मिंग की। अब देखिए जो रेन फेड फार्मिंग होती है ये ह्यूमिड रीजन में जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है इट इज़ ग्रेटर देन 1150 mm, मतलब 1150 mm, 1150 mm से ज़्यादा जो है यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है आपका रेन फेड फार्मिंग में। और जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप्स का वो जो यहाँ पे होता है आपका ग्रेटर देन 120 डेज टू 200 डेज या मोर देन 200 डेज भी जो है ग्रोइंग पीरियड जो है क्रॉप्स का रेन फेड फार्मिंग में होता है। तो रेन फेड फार्मिंग में देखिए यहाँ पे जो है आपका सॉइल का जो मॉइस्चर होता है
इनफ सॉइल मॉइस्चर यहाँ पे अवेलेबल होता है, वाटर बॉडीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वाटर स्कार्सिटी का यहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पे जो है ड्रेनेज का, अगर पुअर ड्रेनेज है तो क्रॉप्स के लिए जो है वो हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे जो है एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, जो है बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और फ्लडिंग का प्रॉब्लम जो है इन रीजन्स में जहाँ पे जो है जो एनुअल रेनफॉल है वो ग्रेटर देन 1150 mm है, या जो कि रेनफेड रीजन होते हैं वहाँ पे एक्चुअली जो है एडिक्वेट रेनफॉल जो है वहाँ पे रिसीव करता है वो ये रीजन। तो वहाँ पे फ्लडिंग का प्रॉब्लम जो है पीक मंथ्स में फ्लडिंग का प्रॉब्लम जो है वहाँ पे फेस किया जाता है उन रीजन्स पे। तो देखिए जो रेनफेड फार्मिंग होती है कुछ इस तरह से जो है ग्रीनरी वहाँ पे रहती है, वहाँ ये रीज़न है रेनफेड फार्मिंग का। ये वाली जो इमेज है रेनफेड फार्मिंग की, दिस वन। एंड ये देखिए ये आपकी ड्राई फार्मिंग या ड्राईलैंड फार्मिंग का एरिया जो है इस तरह से जो है कुछ दिखाई पड़ता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है एक एवरेज जो पैरामीटर्स लिए गए हैं कि देखिए जो ड्राईलैंड फार्मिंग है और जो रेनफेड फार्मिंग है उसमें जो है क्या क्या उनके फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल के बेसिस पे ही जो है ये क्लासिफाइड किए जाते हैं, इनको ग्रुप किया जाता है रेनफॉल के बेसिस पे। अब देखिए जो ड्राईलैंड फार्मिंग है, ड्राईलैंड फार्मिंग में जो रेनफॉल होता है मैंने आपको बताया रेनफॉल जो है ग्रेटर देन 750 mm होता है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ड्राईलैंड फार्मिंग में लेस देन 800 mm। तो लेस देन 800 mm मतलब वो आपका अराउंड 750 से ऊपर ही है और लेस देन 800 है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और रेनफेड फार्मिंग में जो रेनफॉल होता है वो आपका ग्रेटर देन 800 mm होता है, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी क्रॉप के लिए जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में उसका जो है ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज होता है और रेनफेड फार्मिंग में जो है वो इनफ होती है, इनफ अमाउंट में जो है सॉइल में मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल होता है। अब देखिए ग्रोइंग सीजन जो ड्राईलैंड फार्मिंग का ग्रोइंग सीजन होता है वो लेस देन 200 डेज होता है, और रेनफेड फार्मिंग का जो होता है वो ग्रेटर देन 200 डेज या अप टू 200 डेज। तो यहाँ पे जो है ग्रोइंग जो पीरियड होता है वो कंपैरेटिवली ड्राईलैंड फार्मिंग से या ड्राई फार्मिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फेस नहीं करना होता है, इनफ मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो इस वजह से जो है ग्रोइंग पीरियड जो है ज़्यादा है। अब देखिए ग्रोइंग रीजन जो है आपके ड्राईलैंड फार्मिंग के एरिड है, सेमी एरिड है या अपलैंड्स हैं, ह्यूमिड रीजन्स भी हैं, ठीक है, जो ड्राईलैंड फार्मिंग में जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि सारे ही ह्यूमिड रीजन जो होते हैं वहाँ पे इक्वली जो है आपका जो रेनफॉल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बहुत सारे ह्यूमिड रीजन जो यहाँ पे जो है रेनफॉल का जो है फ्लक्चुएशन देखा जाता है, तो वहाँ पे भी जो है ड्राईलैंड फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखिए जो रेनफेड फार्मिंग है वो सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन में जो है प्रैक्टिस की जाती है। अब क्रॉपिंग सिस्टम देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम अगर ड्राई फार्मिंग की बात की जा रही है तो सिंगल क्रॉपिंग बेसिकली जो है यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप को एक ड्राईलैंड रीजन में जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है वहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को ही मेंटेन किया जा सकता है ओवर अ लैंड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरक्रॉपिंग वहाँ पे की जा सकती है ताकि जो क्रॉप फेलियर का रिस्क है उसे कवर किया जा सके, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग और सिंगल क्रॉपिंग ये दो जो प्रैक्टिस हैं क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। अगर रेनफॉल फार्मिंग की हम बात करें तो यहाँ पे जो है इंटरक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ठीक है, ये जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फ्रिक्वेंटली की जा सकती हैं और बहुत ही जो यहाँ पे रिटर्न इनका मिलता है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न जो है इन क्रॉपिंग सिस्टम से को अडेप्ट करके जो है फार्मर को मिलता है। तो इंटरक्रॉपिंग एंड डबल क्रॉपिंग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है इन रेनफेड। अब देखिए जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, देखिए जो ड्राईलैंड फार्मिंग है ऑब्वियसली वहाँ पे जो है आपका लेस मॉइस्चर है, वहाँ पे जो वाटर है वो कम है, तो वहाँ पे विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन का प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग में। और अगर रेनफेड की बात की जाए तो रेनफेड में वाटर इरोजन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। तो ये था आपका जो फीचर्स हैं ड्राईलैंड फार्मिंग के और रेनफेड फार्मिंग के, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है रेनफेड एरियाज़ को जो है जो क्लासिफाइड किया गया है रेनफॉल जोन्स को, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो रेनफॉल है वो लेस देन 500 mm जो है आपका एरिड जोन में, एरिड जोन जो कि बहुत ही ड्राई जोन जो है, जहाँ पे देखिए एनुअल रेनफॉल कितना कम है, अराउंड 500, लेस देन 500 से कम है। तो यहाँ पे जो नेट जोन एरिया है वो है आपका 16%, और रेनफॉल देखिए रेनफॉल परसेंट जो है वेरी लो है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ड्राई कंडीशन है, मतलब वाटर जो है बहुत ही इसका वाटर स्कासिटी जो है यहाँ पे है, और क्रॉप फेलियर यहाँ का जो है क्रॉप फेलियर बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन एरियाज़ में होता है। सेलेक्टिव क्रॉप जो है यहाँ पे ग्रो की जाती है, सारी ही क्रॉप्स को यहाँ पे नहीं सिलेक्ट किया जा सकता ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 500 टू 750 mm। देखिए 500 टू 750 mm सेमी एरिड जोन, सेमी एरिड जोन जो है इसे कहा जाता है, और 17% जो है नेट जोन एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो रेनफॉल है वो लो है, पर कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पे जो है जो क्रॉप का सिलेक्शन है वो थोड़ा यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि यहाँ पे जो है क्रॉप जो है वो ग्रो की जा सकें। थोड़ा सा अगर वाटर मैनेजमेंट किया जा सके तो क्रॉप फेलियर का जो प्रॉब्लम होता है वो लेस फ्रिक्वेंट होता है। नेक्स्ट जो रेनफॉल है 750 टू 1100 mm, ये ड्राई सब ह्यूमिड एरिया है, ठीक है, ड्राई सब ह्यूमिड एरिया। तो यहाँ पे 35% का नेट शोन एरिया है, और रेनफॉल जो है वो मीडियम रेनफॉल है, जो रेनफॉल का परसेंट है वो मीडियम है, ठीक है। देखिए 750 टू 1100 है, तो यहाँ से जो है ह्यूमिड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 750 तक था वो आपका 750 तक चल रहा था एरिड एंड सेमी एरिड। ऐसे याद रखिए एरिड जो है आपका लेस देन 500 mm, उसके बाद जो है सेमी एरिड है, एरिड के आगे सेमी एरिड लगा तो जो ड्राई कंडीशन है वो थोड़ी कम हो गई। उसके बाद अगर ड्राई सब ह्यूमिड लग जाता है तो मतलब रेनफॉल जो है वो बढ़ जाता है 750 टू 1100 mm तक का। और जो यहाँ पे नेट शोन एरिया है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, और रेनफॉल जो है मीडियम रेनफॉल है। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के करने से जो है यहाँ पे जो है क्रॉप फेलियर्स की प्रॉब्लम जो है वो उसको टैकल किया जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है। तो यहाँ पे ड्राई स्पेल्स जैसी प्रॉब्लम जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1100 टू 1400 mm का रेनफॉल जिन एरियाज में होता है उन्हें कहा जाता है मॉइस्ट सब ह्यूमिड। अब देखिए एक था ड्राई सब ह्यूमिड, ड्राई के बाद मॉइस्ट सब ह्यूमिड। तो यहाँ पे जो है नेट शोन एरिया 24% है, और रेनफॉल जो है यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। फाइन, 1100 टू 1400 mm का रेनफॉल है, तो ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड है। नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ पे ग्रेटर देन 1400 mm का जो रेनफॉल होता है दैट इज़ वो ह्यूमिड माउंटेन्स, वो ह्यूमिड माउंटेन्स है, और यहाँ पे जो है 8% का जो है नेट शोन एरिया है, और रेनफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। देखिए हाई रेनफॉल है तो वहाँ पे भी जो है सिलेक्टिव क्रॉप को जो है ग्रो किया जा सकता है, सारी ही क्रॉप्स जो है वहाँ पे ग्रो नहीं की जा सकती। तो देखिए इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल जो है जोन्स को जो है डिवाइड किया गया है। तो वो जोन जो है आप याद रखिए कि कौन से जोन्स में जो है कितना रेनफॉल होता है। देखिए 2017 का जो एएफओ का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि ह्यूमिड एरिया में कितना रेनफॉल होता है, तो उसका आंसर था ग्रेटर देन 1000 mm। देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन उठा के नहीं रख दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस रखे जाएंगे जो आपके सही आंसर भी होंगे और आपको जहाँ पे कंफ्यूज भी किया जा सके। तो अगर आपको राइट आंसर पता है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम सेमी एरिड का एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए सेमी एरिड का एग्जांपल है कि 500 से 750 mm का यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो इस रेंज के अंदर का रेनफॉल होता है। एग्जैक्ट आपको 500 mm नहीं मिलेगा हर रीजन में, या 750 mm नहीं मिलेगा हर रीजन में, ये एक रेंज दी गई है। तो क्वेश्चन आपको किसी तरह से जो है पूछा जा सकता है कि सेमी एरिड रीजन में जो रेनफॉल होता है कितना mm का होता है। आपको हो सकता है कि 750 mm जो है आपको आंसर में दे दिया जाए, और इन दोनों में से कोई भी आपके आंसर में ना हो, या ये लिख दिया जाए कि 750 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 650 mm जो है रेनफॉल होता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लेस देन 750 mm जो है ड्राई सेमी एरिड में जो है रेनफॉल होता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपको जो है राइट आंसर पता होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में राइट आंसर को जो है ऑप्ट कर सकें विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्राईलैंड सॉइल्स के, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ड्राईलैंड सॉइल हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ये ड्राईलैंड एरियाज़ में जो सॉइल्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो इंडिया में जो सॉइल है आपकी
एंटीसोल सॉइल। एंटीसोल सॉइल जो होती है आपकी रिसेंटली फॉर्म्ड जो सॉइल होती है, जिसमें लिटिल प्रोफाइल, जो सॉइल प्रोफाइल होती है बहुत ही कम, जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो डेवलप होती है, और ये रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल होती हैं एंटीसोल सॉइल। तो देखिए ये आपके जो है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाला जो रीजन है वहाँ पे जो है ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी एंटीसोल्स। और देखिए एंटीसोल्स एरिया जो है अराउंड 24.4% एरिया जो है इसका कवर्ड है एंटीसोल से। तो देखिए एक्चुअल एरिया जो है आपका 80.1 मिलियन हेक्टेयर का है और उसमें से 24.4%। तो ये थी आपकी एंटीसोल। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल। देखिए इंसेप्टिसोल जो है एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है, एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है, और ये जो है आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में जो है ये वाइडली जो है स्प्रेडेड है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंसेप्टिसोल जो है कहाँ, कौन से एरियाज़ में जो है ये मिलती है, और इंसेप्टिसोल जो सॉइल ऑर्डर है वो क्या है। एम्ब्रियोनिक सॉइल है इंसेप्टिसोल, जैसे एंटीसोल जो है वो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है, जो नई सॉइल जो आपकी बनी है एक लेयर, उसे कहा जाता है एंटीसोल। एम्ब्रियोनिक सॉइल जो होती है वो वेरी यंग सॉइल जो होती है उसे कहा जाता है ये एम्ब्रियोनिक सॉइल, जो इवन बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली जो है अभी जो है फॉर्म हो रही हो एम्ब्रियोनिक सॉइल। इंसेप्टिसोल एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है, जो कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिसोल। वर्टिसोल जो कि हाई डार्क कलर की सॉइल है, विच हैज़ दी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। तो ये जो है ब्लैक सॉइल से कहा जाता है, ब्लैक सॉइल ऑर्डर है वर्टिसोल, जो कि आपके तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे रीजन में जो है ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए गुजरात जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, तो ये जो है सॉइल ऑर्डर इन सारे रीजन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरिडीसोल। देखिए एरिड आगे से लगा है तो ड्राई रीजन की ये सॉइल है, और सैंडी सॉइल बेसिकली जो है इस तरह की सॉइल ऑर्डर जो है एरिडीसोल सॉइल जो है ड्राई सॉइल से कहा जाता है। तो ये जो है आपके हरियाणा, वेस्ट राजस्थान, गुजरात, जो है आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे जो है ये सॉइल बेसिकली आपको मिलेगी। जो ड्राई रीजन है वो वाटर स्कार्सिटी वाले रीजन है, तो वहाँ पे ये सॉइल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एल्फी सोल की। देखिए एल्फी सोल जो है ये आपकी हाई टू मीडियम जो फॉरेस्ट सॉइल होती है उसे कहा जाता है एल्फी सोल। ये आपके आंध्र प्रदेश, झांसी और तमिलनाडु और कर्नाटक वाला जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली आपको ये एल्फी सोल वाला जो सॉइल ऑर्डर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीसोल। देखिए जो ऑक्सीसोल है आपका, ऑक्सीसोल ये जो है सेस्की ऑक्साइड रिच सॉइल है और हाईली विदर्ड सॉइल जो है इसे कहा जाता है ऑक्सीसोल को। और ये देखिए रांची, झारखंड और भुवनेश्वर वाले जो रीजन है वहाँ पे आपको जो है ये सॉइल देखने को मिलेगी, ऑक्सीसोल सॉइल विच इज़ रिच इन सेस्की ऑक्साइड्स। देखिए जो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं उसे कहा जाता है सेस्कियो ऑक्साइड। तो ऑक्सीजोल जो सॉइल होती है वो सेस्कियो ऑक्साइड में रिच सॉइल होती है, और आपके झांसी, झारखंड और भुवनेश्वर उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सॉइल जो है मोली सॉइल्स। देखिए मोली सॉइल्स जो है ये आपकी जो है ग्रासलैंड सॉइल है। जो ग्रासलैंड सॉइल्स होती हैं, जो ग्रासलैंड से कवर जो रीजन होता है वहाँ पे बेसिकली जो है ये आपको सॉइल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई भी जो क्रॉप्स वगैरह है वो जो है वहाँ पे ग्रो नहीं की जाती। तो ये जो है ग्रासलैंड रीजन जो है वो वाली है मोली सोल्स। नेक्स्ट जो है आपकी अल्टी सोल्स। देखिए जो अल्टी सोल्स है ये लो फॉरेस्ट सॉइल से कहा जाता है, लो फॉरेस्ट सॉइल, लो स्टेटस फॉरेस्ट सॉइल जो है अल्टी सोइल को कहा जाता है। और यहाँ पे भी जो है कोई पर्टिकुलरली जो किसी रीजन में जो है ये डिवाइडेड नहीं है। फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं जहाँ पे लेस वेजिटेशन या जहाँ पे जो है कोई भी सॉइल प्रॉब्लम जहाँ पे चल रही है वहाँ की सॉइल जो होती है ये अल्टी सोइल्स। नेक्स्ट जो है नॉन क्लासिफाइड सॉइल्स हैं। ठीक है, तो टोटल देखिए 328.7 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है, ठीक है, वो जो है एक्चुअल मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है, दिस इज़ एरिया, और ये जो है आपका परसेंटेज है।
तो देखिए आपको जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ऑर्डर और जो एरियाज़ हैं वो जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये भी आपको याद करना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है कवर्ड है और कितना जो है सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो ये जो है आप उसके बाद आपको जो है ये से आप लर्न कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। पर इम्पॉर्टेंट जो है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो किस तरह से जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने जो है रेनफॉल को 4 सीजन में जो है रिकॉग्नाइज किया है। फर्स्ट जो साउथ वेस्ट मानसून, उसके बाद रीट्रीटिंग मानसून। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जब वापस लौटता है उसे कहा जाता है रीट्रीटिंग मानसून। देन है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून और फिर है आपका समर सीजन। अब देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये 1 जून को एंटर करता है और विड्रॉल करने लगता है आपका सितंबर आफ्टर 15 के बाद जो है ये विड्रॉ करता है, जिसे रीट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो 1 जून को जो है आपका जो मानसून है वो इंडिया में एंटर कर जाता है। और इन्हें साउथ वेस्ट मानसून इसलिए कहा जाता है कि सदर्न रीजन में सबसे पहले जो है ये एंटर करता है आपका 1 जून को, और उसके बाद स्प्रेड होता है आपका नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ। तो इस तरह से जो है ये सदर्न रीजन से आपका मूव करता है नॉर्थ इंडिया की तरफ एंड देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका अराउंड 75 to 80% रेनफॉल जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो है इंडिया में होता है। और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी वाटर बॉडीज़ के लिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये जो रेनफॉल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के टेम्परेचर के लिए, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, उन सब के लिए जो है ये रेनफॉल क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। तो इसके फ्लक्चुएशन से जो सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे वेजिटेशन पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे फॉरेस्ट पे, हमारे जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो उसका फ्लक्चुएशन जो है, ये सारे रिजल्ट जो है, ये सारे जो नेगेटिव इफेक्ट जो हैं इसके फ्लक्चुएशन से आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जो वेस्ट कोस्ट घाट वाला जो रीजन है, ठीक है, सब माउंटेन रीजन जो है, ठीक है, वहाँ से जो है ये होता हुआ आपके नॉर्थ इंडिया तक पहुँचता है। फिर जो है जम्मू कश्मीर को कवर करते हुए आपके जो है वेस्टर्न राजस्थान को कवर करते हुए जो है साउथ वेस्ट मानसून है, इस तरह से जो है इंडिया को कवर करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया, देन जम्मू कश्मीर, देन फिर जो है आपका जो वेस्ट वाला जो पार्ट है। तो इस तरह से जो है ये पूरे ही इंडिया को फिर जो है कवर कर लेता है। अब देखिए ये जो है रेनफॉल अराउंड ग्रेटर देन 1000 mm का जो एनुअल रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून के अंदर होता है। बट ये भी जो है रीजन टू रीजन जो है वेरी करता है। अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है रिसीव किया जाता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसके कारण फ्लडिंग की कंडीशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब देखिए कुछ एरियाज़ हैं, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे जो है लेस रेनफॉल रिसीव होता है राजस्थान में। इवन रेनी सीजन में भी जो है वहाँ पे लेस रेनफॉल कंपैरिजन टू अदर रीजन जो है, अगर हम कंपेयर करें रेनी सीजन की, तो कंपैरेटिवली जो इवन जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पे लेस देन 100 mm या अप टू 100 mm तक का जो है रेनफॉल जो है रिसीव होता है। तो ये जो रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून, ये भी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे इंडिया में। कुछ रीजन में जो है बहुत ही कम रिसीव होता है, कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा रिसीव होता है। ठीक है, और ये जो है आपका जून टू 15 सितंबर तक जो है आपके इंडिया में रहता है। और उसके बाद सितंबर के बाद जो है ये वापस, जिसे रीट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, वो जो है वहाँ से वापस होने लगता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है, देखिए रीट्रीटिंग मानसून आपके 15 अक्टूबर से नवंबर जो है ये रीट्रीटिंग मानसून चलता है, और इसमें जो है आपका ये तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है। अब देखिए जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो तमिलनाडु में जो है ये एंटर नहीं करता है, तमिलनाडु के कुछ पार्ट से ही जो है होते हुए तमिलनाडु में जो है ये वो रेन जो है रिसीव नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान पे। बट जब रीट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है साउथ का जहाँ पे जो है आपका रीट्रीटिंग के टाइम पे जो है
बारिश होती है, वहाँ पे रेनफॉल जो है वो रिसीव किया जाता है ड्यूरिंग द रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ये वहाँ पे जो है अक्टूबर तक, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है आपका मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून पहुँच जाता है आपके 3rd ऑफ अक्टूबर तक, और ये चलता है आपका 15 ऑफ सितंबर से नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिन्हें कहा जाता है, ये आपके बेसिकली बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है, साइक्लोन्स जो आते हैं, उसके कारण जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो रेज होता है, मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून उन्हें कहा जाता है। और ये जो है आपका रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये जो है एक गुड मॉइस्चर जो है आपके रबी क्रॉप्स के लिए जो है प्रोवाइड करते हैं। तो रबी क्रॉप्स के लिए जो है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, और ये आपके आते हैं दिसंबर से फरवरी तक जो है ये आपके कंट्री में रहते हैं, दिसंबर से फरवरी तक। अब देखिए समर सीजन में मार्च मई के टाइम पे जो है आपके रेनफॉल होता है। समटाइम वेस्ट बंगाल में, आसाम में जो है थंडर स्टॉर्म्स आपके जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, तो वो जो है आपके समर सीजन में आते हैं। उन्हें नॉर्वेस्टर्स भी कहा जाता है, नॉर्वेस्टर्स उन्हें कहा जाता है। समर सीजन में जो ये डिस्टर्बेंस होता है आपका वेस्ट बंगाल और जो असम वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका समर सीजन। ठीक है, तो ये हैं आपके रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जो मानसून से पहले जो है प्री मानसून शावर भी जो है किसी किसी रीजन में इंडिया के जो है वो रिपोर्ट किया जाता है कि मानसून से पहले भी जो है बहुत सारे अप्रैल मई का जो टाइम होता है, मई का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो है प्री मानसून शावर भी जो है बहुत सारे एरियाज़ में, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, ईस्ट वर्ड जो पार्ट है, वहाँ पे जो है आपका ये प्री मानसून शावर जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। गैंगटिक प्लेन वाला जो रीजन है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो है रेनफॉल रिसीव किया जाता है प्री मानसून शावर के टाइम पे। बट बेसिकली जो है ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है रेनफॉल को डिवाइड किया गया है, रेनफॉल सीजन जो डिवाइड किए गए हैं इस तरह से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखिए टेम्परेचर जो है किस तरह से रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है उसकी बात करेंगे। अब देखिए जो टेम्परेचर होता है जब साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर करते हैं इंडिया में, तो टेम्परेचर बहुत ही शार्पली जो है डिक्रीज़ होने लगता है। अराउंड 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये जो है आपके जून के मंथ में जिस हिसाब से रेनफॉल की इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिक्रीज़ होता जाता है। और इसी तरह से जो है जिस तरह से जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है इंडिया में, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। और जिस तरह से जब रिमूव होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, तो उस समय भी जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो इस तरह से जो है ये साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका टेम्परेचर जो है आपके टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रेनफॉल होता जाता है। ठीक है, अब देखिए विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है अर्ली दिसंबर के टाइम पे जो है रेनफॉल ये होता है विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में अराउंड जो है आपको देखिए जो टेम्परेचर है वो आप 8 डिग्री से -6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर JNK जम्मू एंड कश्मीर में जो है रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वहाँ पे 3 to 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है विंटर सीजन में देखने को मिलता है। इसी तरह से जो अदर पार्ट्स हैं, अगर आप साउथ की बात करें तो वहाँ पे जो है इतना कम टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया या डेक्कन प्लेटू वाला रीजन हो गया, वहाँ पे अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर अमूमन आपके विंटर सीजन में जो है होता है, क्योंकि नॉर्थ जो रीजन है इंडिया का वो जो है सीवियर विंटर को फेस करता है। सदर्न जो रीजन है वहाँ पे जो है विंटर माइल्ड्स होती हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड विंटर जो है वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम समर सीज़न की। देखिए समर सीज़न में जो है आपका अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द इंडिया जो है वो देखा जाता है। इवन मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इन सम एरियाज, जो बहुत ही एरिड एरियाज़ हैं, ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ पे इवन जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है रिपोर्ट किया जाता है समर सीजन में। जो पीक समर सीजन्स होते हैं, समर मंथ जो होते हैं, पीक समर मंथ जो होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था आपका समर सीजन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सनशाइन की। देखिए सनशाइन जो है आपकी, ये जो है जो पीक मंथ होता है जुलाई टू अगस्त, वेरी करती है आपकी 20 to 48% पॉसिबल सनशाइन जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट और गैंगटॉक वेस्ट बंगाल में और कोंकण रीजन जो होता है। तो ये जो है आपका सनशाइन, ये जो है आपकी वेदर पे जो है ओवरऑल डिपेंड करते हैं कि किस तरह का वेदर है। देखिए रेनी सीजन होगा तो उस टाइम पे जो है जो सनशाइन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपका क्लाउडी वेदर रहता है, ठीक है। लेकिन जो विंटर पीरियड होता है, विंटर पीरियड में जो है सनशाइन अराउंड 70 to 90% सनशाइन जो है आपका विंटर पीरियड के टाइम पे जो है रिसीव होता है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन है वो आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जो है सनशाइन के कारण जो है टेम्परेचर में डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपके टेम्परेचर पे पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके विंड स्पीड की। देखिए विंड स्पीड जो है वो आपके सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है। अगर मैं समर की बात करूँ तो जो विंड स्पीड है वो 6 to 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जो है आपके समर में चलती है। और अगर प्री मानसून के टाइम पे बात की जाए या जो है आपके विंटर टाइम की, विंटर मंथ की बात की जाए, तो विंटर मंथ में जो आपकी विंड की स्पीड होती है ये 3 to 6 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। और समर में देखिए विंड स्पीड जो होती है हाई होती है, और प्री मानसून जो है अप्रैल जून में उस टाइम पे भी जो है आपकी विंड स्पीड जो होती है हाई होती है। तो आपको याद रखना है कि विंटर में जो विंड स्पीड है इट इज़ 3 to 6 किलोमीटर पर आवर, लोएस्ट होती है ड्यूरिंग द विंटर मंथ, और समर में 6 to 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड जो है वो आपके राजस्थान, गुजरात, तो कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी जो है आपके ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो रिपोर्ट की जाती हैं, और विंड स्पीड जो होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पे जो विंड इरोजन का प्रॉब्लम है वो सीवियर प्रॉब्लम है। वहाँ पे सॉइल को जो सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचता है विंड इरोजन से पहुँचता है, जो ये स्ट्रॉन्गर विंड फेस करने वाले जो रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। देखिए ह्यूमिडिटी जो है आपकी मॉनसून में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 30 to 60% जो है रेंज करती है। जून जो है मोस्ट रीजन है, जहाँ जून का जो मंथ है वहाँ पे उस टाइम पे जो है आपको आपकी जो हाई ह्यूमिडिटी है वो रिसीव होती है। इवन जो कोस्टल है, कोस्टल एरियाज जो हैं हाई ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है रिसीव की जाती है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ पे अराउंड आपके 85% या ग्रेटर देन, इवन समटाइम ग्रेटर देन 85% का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो तक पहुँच जाता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या जो कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो हाई होता है। अदरवाइज एवरेज जो है 30 to 60% जो है थ्रू आउट द कंट्री जो है 30 to 60% एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रिपोर्ट की जाती है ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की। अब देखिए जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, यहाँ पे दो टर्म है इवेपोट्रांसपिरेशन। देखिए इवेपो का मतलब होता है जब वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होता है आपके सॉइल सरफेस से या अर्थ सरफेस से, तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। पर ट्रांसपिरेशन जब वाटर लॉस होता है आपके प्लांट से, तो उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। अब देखिए दोनों वर्ड को एक साथ यूज़ किया गया है, तो जब जब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन साथ में हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। अब देखिए जो इवेपोट्रांसपिरेशन है, एनुअल इवेपोट्रांसपिरेशन है 1400 to 1800 mm जो है आपके मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जो रेनफॉल है या अकॉर्डिंग टू सनशाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन वेरी करता है। तो कंट्री में अराउंड 1400 to 1800 mm जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो कंट्री के वो रिपोर्ट किया जाता है। डेक्कन प्लेटू जो है और वेस्टर्न राजस्थान जो पार्ट है और राजस्थान का जो पार्ट है, यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है वो देखने को मिलेगा। देखिए ग्रेटर देन 1800 mm, ग्रेटर देन 1800 mm, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं आपके ये बहुत ही ड्राई रीजन्स हैं, एरिड रीजन्स हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका समर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे ये जो इवेपोट्रांसपिरेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है अराउंड ग्रेटर देन 1800 mm, और मेनली समर सीजन में। तो इन सारे रीजन्स में जो है ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है इवेपोट्रांसपिरेशन का या विंड इरोजन का। तो इस तरह से जो है ये आपका जो रेनफॉल पे डिपेंड करता है इवेपोट्रांसपिरेशन, रेनफॉल पे, सनशाइन पे, टेम्परेचर पे, ये चार चीज़ें जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं।
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ड्रॉट के बारे में। देखिए ड्रॉट जो ड्राई कंडीशन होती है, वाटर स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है ड्रॉट। तो ये जो कंडीशन होती है ड्राई कंडीशन और वाटर डिफिशिएंट कंडीशन जो होती है, जिस जहाँ पे जो है वाटर की सीवियर स्कार्सिटी हो जाती है, उसे कहा जाता है ड्रॉट। अब देखिए ड्रॉट जो हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट, लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट जिसे कहा जाता है, क्रोनिक ड्रॉट एंड अपेरेंट ड्रॉट कंडीशंस। अब देखिए जो अर्ली ड्रॉट होता है, अर्ली सीजन जो ड्रॉट होता है, ये होता है आपका ड्यू टू डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून और या फिर प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल के कारण। या तो जो मानसून है वो लेट मानसून है या उनमें फ्लक्चुएशन चल रहा है मानसून में, मानसून के लेट से एंटर करने के कारण जो कंडीशंस होती हैं ड्रॉट कंडीशन, या फिर काफ़ी टाइम से ड्राई रीज़न जो ड्राई कंडीशन जो चल रही होती है, ड्राई पीरियड जो चल रहा होता है, वाटर स्कार्सिटी का जो पीरियड चल रहा होता है, उसके कारण जो कंडीशंस आती हैं उसे कहा जाता है अर्ली सीजन ड्रॉट। देखिए ये बेसिकली जो है सीडलिंग्स को अफेक्ट करती हैं और यहाँ पे जो है जो शोइंग होती है वो रीशोइंग यहाँ पे करनी पड़ती है, ताकि जो हमारी क्रॉप है उसको जो है हार्म ना पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम पीरियड होता है कि दोबारा से जो है क्रॉप को शो किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे रीशोइंग की प्रैक्टिस जो है वो अडेप्ट की जाती है अर्ली सीजन ड्रॉट से डील करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका मिड सीजन ड्रॉट। देखिए मिड सीजन ड्रॉट जो है ये इनएडिक्वेट जो सॉइल मॉइस्चर है उसके कारण होता है, मतलब इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो होती है उसके कारण जो है आपका मिड सीजन ड्रॉट जो है होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है कि टू सक्सेसिव रेनफॉल जो होते हैं, टू सक्सेसिव रेनफॉल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में बेसिकली जो है ये कंडीशन जो है क्रिएट होती है मिड सीजन ड्रॉट की। तो वहाँ पे जो सॉइल में मॉइस्चर होता है वो लैक कर जाता है, जिसके कारण मिड सीजन ड्रॉट की कंडीशन जो है फेस करनी पड़ती है। तो ये है आपका मिड सीजन ड्रॉट, जो कि टू सक्सेसिव रेनफॉल के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे जो है बेसिकली ये अकर करता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लेट सीजन एंड टर्मिनल ड्रॉट। देखिए ये जो कंडीशन होती है ये ड्यू टू पोर मानसून एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स। बहुत साल से जब पोर मानसून एक्टिविटीज़ और मानसून में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जब होता है तो लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती हैं। देखिए यहाँ पे जब अर्ली सेसेशन ऑफ मानसून हो जाता है, मतलब जो मानसून है वो जल्दी विड्रॉ कर जाता है, उसके कारण जो है ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती हैं। अब देखिए जो लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट है, जो राइस है, रेनफेड राइस जो होता है, इसमें जो है बेसिकली ये जो कंडीशन है देखने को मिलती है जब 5 डेज कॉन्टिन्यूस ड्राई कंडीशन के कारण जो है क्रॉप फेलियर की प्रॉब्लम रेनफेड राइस में देखने को मिलती है। तो उसमें जो है आपका जो रेनफेड राइस है प्रोन है टर्मिनल ड्रॉट या लेट सीजन ड्रॉट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक ड्रॉट की। देखिए क्रोनिक ड्रॉट जो है वो आपका एरिड रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे लेस रेनफॉल, इनएडिक्वेट रेनफॉल और इनएडिक्वेट जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो जब आपकी जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसके कारण जो कंडीशंस आपकी क्रिएट होती हैं वो क्रोनिक ड्रॉट कंडीशन उन्हें कहा जाता है। और यहाँ पे जो ग्रोइंग पीरियड होता है इट इज़ 6 to 7 वीक्स। ठीक है, 6 to 7 वीक्स का जो है यहाँ पे ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप्स का। तो ये जो होती हैं क्रोनिक ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट जो है अपेरेंट ड्रॉट कंडीशंस जो होती हैं वो उन एरियाज़ में ऑब्जर्व की जाती हैं जहाँ पे जो है आपका लो टू मीडियम रेनफॉल होता है। लो टू मीडियम रेनफॉल होता है एंड इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय द मिसमैचिंग ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न इन रिलेशन टू रेनफॉल एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो मिसमैच कर जाता है रेनफॉल की टाइमिंग से, और जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है आपके एटमॉस्फेयर में या सॉइल में उससे, और क्रॉपिंग पैटर्न जो है मैच जब नहीं कर पाता है तो जो है ये अपेरेंट ड्रॉट कंडीशन जो है उस टाइम पे क्रिएट होती है। तो ये सारी जो हैं आपकी ड्रॉट कंडीशंस हैं। ड्रॉट कंडीशन जो डिफरेंट ड्रॉट जो है डिफरेंट सीजन में ड्यू टू रेनफॉल जो है क्रिएट होते हैं, तो ये सारे जो हैं उसके अंदर आते हैं। देखिए अब जो हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, जो कि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड पे जो है डिपेंड करता है। अब देखिए लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड अगर लेस देन 75 डेज है या 75 डेज तक है तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पेरिनियल वेजिटेबल्स और मोनोक्रॉपिंग, मोनो मतलब सिंगल क्रॉपिंग,
या शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, उनको जो है ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो 75 डेज अगर मैंने आपको बताया तो यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है वो लेस होगा, क्योंकि हमने जो अर्लियर बताया था मैंने आपको अर्लियर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ का जो ग्रोथ होता है, मतलब ग्रोथ पीरियड जो होता है वो अप टू 75 डेज या लेस देन 75 डेज होता है मोस्ट ऑफ द ड्राई एरियाज या एरिड एरियाज जो होते हैं। तो देखिए ग्रोथ के पीरियड से हम बता सकते हैं, अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा जाए कि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है वो लेस देन 75 डेज है, तो उस एरिया में जो एनुअल रेनफॉल होगा वो कितना तक होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा इट शुड बी लेस देन 750 mm। ठीक है, तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वो रेज किया जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो इस तरह से जो है इन एरियाज में अडेप्ट करना चाहिए। जो क्रॉप्स है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, लेस वाटर रिक्वायरमेंट जो है उनकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ग्रोथ पीरियड वो है 75 डेज टू 140 डेज। यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है और सॉइल विद कैपेसिटी टू होल्ड 150 mm ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग को जो है यहाँ पे इजीली प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है 140 टू 180 डेज का जो पीरियड है उसमें इंटरक्रॉपिंग को जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है इजीली, मतलब दो क्रॉप्स को जो है सेम लैंड में मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट वाटर जो है वो अवेलेबल है, जो मॉइस्चर है सॉइल में वो जो है प्रॉपरली अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है ग्रेटर देन 180 डेज का जो है यहाँ पे डबल क्रॉपिंग को, मेनली राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो होते हैं। देखिए राइस जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है, क्योंकि वो फ्लडेड कंडीशन जो है उसके लिए फील्ड में फ्लडेड कंडीशन चाहिए होती है राइस को ग्रो करने के लिए। तो ग्रेटर देन 180 डेज का जो है इसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है, तो वहाँ पे डबल क्रॉपिंग जैसी और मेनली जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है उनको जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्रॉप को चूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न को चूज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्प्रूव्ड इंटरवेंशंस की, जो कि रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है कौन से जो सिस्टम है उनको जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। देखिए रेनफॉल अगर 500 टू 700 mm है तो क्रॉप के साथ जो है आपके लाइफ स्टॉक फार्मिंग को जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है, कि जो ये दोनों जो है आपके यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर का रिस्क है वो जो है यहाँ पे कवर किया जा सकता है, ताकि जो लाइफ स्टॉक से जो बेनिफिट है आपको वो आपके क्रॉप फेलियर के रिस्क को जो है कवर अप कर सके, उसे कॉप अप कर सके। नेक्स्ट जो 700 टू 1100 mm का रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रॉपिंग, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री इन जैसे क्रॉपिंग पैटर्न को जो है, क्रॉपिंग सिस्टम को जो है एडॉप्ट किया जा सकता है। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न के साथ आप हॉर्टिकल्चर को और लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री अदर सिस्टम्स को भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन दी सेम लैंड। तो ये जो है आपके रेनफॉल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट जो है आपका जहाँ पे ग्रेटर देन 1100 mm का रेनफॉल होता है वहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग को और हॉर्टिकल्चर को, एक्वेटिक प्लांट्स को और फिशरीज को, तो ये सारी चीज़ें आप सेम लैंड में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा क्रॉप्स को मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है क्रॉप फेलियर का प्रॉब्लम ड्यू टू ड्राई स्पेल वो जो है लेस होता है, वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे आप मल्टीपल क्रॉप्स को, मल्टीपल सिस्टम को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हैं आपके इम्प्रूव्ड इंटरवेंशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करी। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी टॉपिक और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आ रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल एड्रेस divya@gurukulagri.com। आप मुझे मेल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर टॉपिक के रिगार्डिंग है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट